नमस्कार दोस्तों, मैं चिंतन मेड़ा आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल संभव टेक पर। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर जिसका फुल फॉर्म है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एपीआई स्कोर शुरू हुआ था 2010 में और उसके बाद उसका 3 से 4 बार रिवीजन हुआ अलग अलग रेगुलेशन में। 2013 में उसको चेंज किया गया थोड़ा सा, 2016 में उसमें थोड़ा सा और चेंज किया गया और 2018 में जो अभी लेटेस्ट रेगुलेशन है उसमें एपीआई को निकाल कर उसका नाम एकेडमिक और रिसर्च स्कोर कर दिया गया और उसको टेबल 2 अपेंडिक्स 2 टेबल 2 के नाम से रीनेम किया गया। तो दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं, कई लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एपीआई निकाल दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2018 में एपीआई का जो स्कोर था वो फिर से जो है वो रीनेम करके एकेडमिक और रिसर्च स्कोर के नाम से अपेंडिक्स 2 और टेबल 2 के नाम से उसको इंक्लूड किया गया है रेगुलेशन में। दोस्तों, कई लोगों के मुताबिक एपीआई जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई लोगों के मुताबिक एपीआई काफ़ी इजी है। तो इसको समझना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने एक वेबसाइट बनाई थी www.apiugc.com। इसकी मदद से आप बहुत ही इजीली ये जो है एपीआई स्कोर वो आप काउंट कर पाएंगे। इस साइट को मध्य प्रदेश के एक फर्म ने हैक करके इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था, तो इसको मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड की थी। लेकिन इसका पासवर्ड मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा जिसमें आपको मैं यूज़र नेम और पासवर्ड भी दूंगा ताकि आप फ्री में इस साइट को यूज़ कर सके। इसमें तीनों जो रेगुलेशन है जो 2013, 2016 और 2018, क्योंकि 2010 का रेगुलेशन अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये तीनों रेगुलेशन के हिसाब से मैंने कैलकुलेटर बनाया है और इसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एपीआई स्कोर समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस साइट को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की होगी। और इसको पहले एक्सेल में बनाया था, फिर उसको वेब फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट किया। और इस साइट को अगर आप देखें तो इस साइट का यूज़ काफ़ी यूनिवर्सिटी भी कर चुके हैं, तो जो है वो ऑथेंटिक स्कोर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा मैंने इसमें मेरिट जो काउंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए, जो नए रेगुलेशन के हिसाब से गिना जाता है, और गुजरात में भी अध्यापक सहायक की भर्ती भी आई है, तो उसमें भी यही स्कीम है मेरिट की, वो भी इंक्लूड कर दिया है। लेकिन मेरिट और एपीआई ये दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइए। जो मेरिट है वो आपके जो क्वालिफिकेशन है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपके परसेंटेज आए हैं, जो ग्रेजुएट में परसेंटेज आए हैं, उनके पर गिना जाता है। और जो एपीआई है वो आपके असेसमेंट पीरियड के दौरान आपने जो एकेडमिक और रिसर्च एक्टिविटी की होती है उसका स्कोर है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दूंगा कि किस तरह से हमें रेगुलेशन के हिसाब से, अलग अलग रेगुलेशन के हिसाब से एपीआई स्कोर गिनना है।
दोस्तों अगर आप देखें तो 3 रेगुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको 3 रेगुलेशन मिलेंगे। पहला जो रेगुलेशन है वो 2010 में आया था, उसके बाद ये किसी काम का नहीं था। 2013 में जो रेगुलेशन आया उसमें थोड़ा कैपिंग करके एक चीज़ को ऐड किया गया था। उसके बाद 2016 का थर्ड अमेंडमेंट आया, लेकिन उसके तुरंत ही बाद फोर्थ अमेंडमेंट आ जाता है और 2016 में जो है वो यूजीसी जर्नल्स, जो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स वो डाला गया और कैपिंग जो है वो करीबन करीबन निकाल दिया गया। सिर्फ पेपर और लेक्चर्स इनवाइटेड में थोड़ा कैपिंग रखा है। 2018 में एपीआई स्कीम को ही रिमूव कर दिया गया और उसको अपेंडिक्स 2 टेबल 2 के हिसाब से रीनेम कर दिया गया। तो दोस्तों हम लोग सारे रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग सीखेंगे कि कैसे एपीआई स्कोर गिनना है। दोस्तों सबसे पहली बात अगर मैं कह दूं तो एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में। मैं एपीआई स्कोर के बारे में समझाने से पहले आपको बता दूं कि एपी इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो थॉमसन राउटर करके एक कंपनी है, वो ही दे सकती है। उसमें जो भी बहुत सारी इंडियन जर्नल्स है वो लोग अपने पर इम्पैक्ट फैक्टर, वो अपने फ्रंट पेज पर इम्पैक्ट फैक्टर लिखती है, लेकिन जो भी इम्पैक्ट फैक्टर लिखती है वो यूजीसी के हिसाब से वैलिड नहीं है। जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो जैसे कि मेरा एक आर्टिकल 2014 में छपा है, प्रिंट हुआ है, पब्लिश हुआ है, तो 2015 और 16 में उसके कितने साइटेशन हुए हैं और टोटल पब्लिकेशन कितने हुए हैं, उनको डिवाइड करके जो आता है वो इम्पैक्ट फैक्टर होता है। और ये ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है थॉमसन राउटर का। तो कोई और कंपनी या कोई और जर्नल अगर ये लिखता है कि मेरे पास यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर है या ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर है या कोई भी मतलब कोई भी फेक या ऐसा कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर है, तो वो यूजीसी के हिसाब से वैलिड नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि जो भी इंडिया में 27,000 जर्नल्स है उसमें से बहुत ही कम जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर मिले हैं। करीबन साइंस ही जर्नल को ही इम्पैक्ट फैक्टर मिलते हैं। सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की जर्नल को बहुत ही कम जर्नल्स ऐसे होगी जिनको इम्पैक्ट फैक्टर मिला है। तो जब भी आप इंडियन जर्नल्स में कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो आपको डबल श्योर ये करना पड़ेगा कि इम्पैक्ट फैक्टर थॉमसन राउटर ने दिया है कि नहीं है। कोई भी अगर लिख देगा कि इम्पैक्ट फैक्टर है तो आप ये मत मान लीजिए कि उसके पास वैलिड इम्पैक्ट फैक्टर है। तो ये चीज़ है। अभी हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे मैं आपको ये समझाता जाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यूजीसी एपीआई कैलकुलेटर करके है, ये मेरी वेबसाइट है एपीआई यूजीसी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा यूज़र नेम और पासवर्ड डिमांड करेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ लेकिन बाद में दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सेक्शन ओपन करेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड से, आपको 3 रेगुलेशन के हिसाब से कैलकुलेटर दिखाई देके 2013, 2016 एंड 2018। और मैं आपको एक रेगुलेशन के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे यहाँ से इसका यूज़ करके आपको कैलकुलेट करना है। उस पर से आप 2018 और 2013 के हिसाब से कर सकेंगे, लेकिन फॉर सैंपल के लिए मैं यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन 2016 का ये जो है पोर्शन वो ले लेता हूँ। उसके बाद आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों पहले मैं कैटेगरी 1 और 2 को साइड पर रखता हूँ। इसके अलावा मैं कैटेगरी 3 पर जाता हूँ। पहले कैटेगरी 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर मार्क्स और ये सब कुछ दिखाई देते हैं। इसको एकदम सिंपली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैं आपको बता दूँ इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे कि आपने किसी जर्नल में 2 आर्टिकल या 3 आर्टिकल किए हैं तो यहाँ पर लिखा है एंटर क्वांटिटी। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सब कुछ यहाँ पर इनपुट करके ही रखा है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है और ये जो क्वांटिटी है वो आपको एकेडमिक ईयर के हिसाब से लिखनी है। मतलब कि
फॉर एग्जांपल यहाँ पर जर्नल जो है, रिफर्ड जर्नल में 3 आर्टिकल मेरे 2015-16 या 16-17 में या कोई भी एकेडमिक ईयर में पब्लिश हुए हैं, तो मैं 3 लिखूंगा यहाँ पर। अगर मैं सोल ऑथर है तो ही, अगर मैं फर्स्ट ऑथर, मतलब कि 2 ऑथर है उसमें से मैं फर्स्ट ऑथर हूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने 2 आर्टिकल अगर प्रिंट करवाए हैं, पब्लिश करवाए हैं और उसमें मैं फर्स्ट ऑथर हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा। यहाँ पर आप देखिए कि स्कोर 25 है, जो बेसिक स्कोर है। अगर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन में, तो बेसिक स्कोर जो है वो किसी भी पब्लिकेशन का, कोई भी जर्नल है तो उसमें 25 है। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये मैंने कैसे लिखा, तो ये जो है वो 70% स्कोर है। अगर 2 ऑथर होते हैं तो 2 ऑथर में फर्स्ट ऑथर को 17.5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर को ऑथर है तो 7.5। अगर 2 से 3 को ऑथर है उसमें तो सभी को 7.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग ये नहीं होता है कि इसमें भी डिवीज़न आप कर दो। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 ऑथर्स है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, 4 ऑथर्स है, उसमें से एक फर्स्ट ऑथर है, तो एक फर्स्ट ऑथर को 17.5 मिलेंगे और बाकी तीनों को, सबको 7.5 7.5 7.5 सभी को मिलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर रही थी, लेकिन इसमें काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया है यूजीसी ने कि सभी ऑथर को 7.5 मिलेंगे। अगर मैं अकेला ऑथर हूँ तो मुझे 25 मिलेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये सर कौन से मार्क्स है, यहाँ पर 50 है, जो ये तो आपको समझ में आ गया है कि 70% और 30% है अगर कोई आर्टिकल है तो। लेकिन ये 50 मार्क कौन से है, 45 है, 40 है, 35, ये मार्क्स कौन से है फिर? अगर ये जो है बेसिक मार्क्स है तो ये मार्क्स कौन से है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल्स जो होती है उनके मार्क्स अलग होते हैं। और ये कहाँ पर लिखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी रेगुलेशन का जो ये टेबल होता है उसके नीचे अगर आप देखें तो ये सारी जो है रूल्स वो लिखे हुए होते हैं। जैसे कि पेपर विथ इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1, तो उसके बाय 5 पॉइंट्स ऑगमेंटेड हो जाएंगे। ऑगमेंटेड का मीनिंग होता है ऐड हो जाएंगे। तो 25 मार्क है और लेस देन 1 इम्पैक्ट फैक्टर है तो उसके 30 मार्क, मतलब 25 में 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर से यहाँ पर मैं बता दूं कि इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो थॉमसन राउटर का ही वैलिड है। तो बहुत सारी जर्नल्स अभी ऐसी है जिनके इम्पैक्ट फैक्टर वैलिड ही नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर एंटर क्वांटिटी में ईयर वाइज आपको एंटर करना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटरनेशनल पब्लिशर के जो बुक है उसमें फिर से वही चीज़, मैं अगर सिंगल ऑथर हूँ तो मैंने एक बुक लिखी है तो मैं यहाँ पर 1 एंटर करूँगा तो यहाँ पर 30 मार्क आ जाएंगे। अगर कोई पार्टनरशिप में लिखी है मैंने तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑथर हूँ तो यहाँ पर 1 एंटर करूँगा। तो इसी तरह से अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट है। अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिखे है तो यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट की सिर्फ आपको फिगर ही लिखनी है और यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। तो बहुत ही मेहनत करके बनाया गया सॉफ्टवेयर है मैंने। और रिसर्च गाइडेंस अगर आपने कोई स्टूडेंट्स को एमफिल करवाया है तो आप यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा। अगर मैंने 2 करवाए हैं एमफिल स्टूडेंट तो 2 लिखूँगा। किसी को पीएचडी अवॉर्डेड मिल गई है, अगर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं मेरी अंडर में तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगा। और अगर आप और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज आएंगी जो 2016 में थी और वो थी द स्कोर अंडर दिस सब कैटेगरी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20%, जिसका मीनिंग होता है मिनिमम फिक्स फॉर द कैटेगरी 3। तो यहां पर अगर आप देखें ना तो मिनिमम फिक्स फॉर द कैटेगरी 3 ये यहां पर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर जाइए तो यहां पर लिखा है कि स्टेज 1 में से स्टेज 2 में जाने के लिए 20 मार्क्स आपको असेसमेंट पीरियड में मिलने चाहिए। तो ये एक मिनिमम फिक्स स्कोर है, ठीक है।
तो यहां पर लिखा है मिनिमम फिक्स स्कोर कैटेगरी 3 के लिए है, जो जो यहां पर दिया है उसके नीचे, ठीक है। तो वो स्कोर यहां पर जो दिया है उसके 20% गिनने हैं हमें। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने 10 पेपर प्रेजेंट किए हैं, तो यहां पर 50 स्कोर हो गया है, ठीक है। इनवाइटेड लेक्चर मैंने 10 दिए हैं, तो मैंने 10 लिख दिए उसे एकेडमिक ईयर के, तो टोटल स्कोर हुआ 120। लेकिन मुझे ये 120 स्कोर नहीं मिल सकता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 120 के 20% गिनकर यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पर एक ओपन बॉक्स रखा है, जहाँ पर आपको यहाँ से मार्क्स देखने हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 मिनिमम मार्क्स है फर्स्ट कैटेगरी के लिए, फर्स्ट स्टेज के लिए। तो मुझे ये 20 को यहाँ पर लिखना होगा। जैसे ही मैं यहां पर लिख दूंगा 20, तो 20 के 20% यानी 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स से 4 मार्क्स से ज्यादा मुझे इन दोनों का टोटल 120 भले ही हुआ है, लेकिन मुझे 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर अगर आप टोटल करेंगे तो 326 हो जाएगा, लेकिन ये सारा कैपिंग होकर ये फाइनल स्कोर 210 मिलेगा। दोस्तों मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को ये प्रोवाइड किया है ये सॉफ्टवेयर, और साउथ की यूनिवर्सिटी और काफ़ी तो ए ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इसको ऑथेंटिक साबित कर दिया है। तो इस कैलकुलेटर पर कोई सवाल मत उठाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो यहाँ पर जो मिनिमम स्कोर है वो हमें एंटर करना है, और उसके हिसाब से ही मार्क्स कैलकुलेट होंगे। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि 120 का 20% गिनकर क्यूमुलेटिव टोटल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको जो करना है वो क्या है, तो द स्कोर अंडर दिस सब कैटेगरी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द मिनिमम फिक्स फॉर द कैटेगरी 3। मतलब जो मिनिमम फिक्स मार्क्स है, मिनिमम एपीआई जो है उसके नीचे ही दिया है, अपेंडिक्स 3 टेबल 2A में दिया है 2016 के रेगुलेशन में। तो उसमें जो मिनिमम स्कोर दिया है यहाँ पर देखिए कैटेगरी 3 में, जैसे कि मुझे स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाना है, अगर अध्यापक सहायक कोई है तो उसको असिस्टेंट में जाना है, तो उसको 20 ही लिखना है, 20 यहाँ पर एंटर करना है। अगर मुझे स्टेज 2 में से 3 में जाना है तो मुझे यहाँ पर 50 मार्क्स ले लेने होंगे, और यहाँ पर 50 मार्क्स मुझे एंटर करने पड़ेंगे। तो 50 के 20% आप गिनेंगे तो 10%, तो भले ही मेरा 120 स्कोर हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पर 10 ही मिलेंगे। तो ये ही है कैपिंग की फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने 2016 की ये चीज़ समझ ली है तो दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप सिंगल ऑथर है तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर के बगैर की जर्नल के 25 मार्क्स मिलेंगे, 70% फर्स्ट ऑथर को और को ऑथर को 30%, और उसमें इम्पैक्ट फैक्टर वाली अगर जर्नल्स है तो उसमें ये स्कोर सारे ऑगमेंटेड किए गए हैं। ऑगमेंटेड इसलिए किए गए हैं क्योंकि यहां पर लिखा है कि ऑगमेंटेड करना है स्कोर। तो इस हिसाब से मैंने ये पूरा कैलकुलेटर 2016 में बनाया था, अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। तो रिसर्च गाइडेंस को इस टाइप से हमें लिखना है। अवार्ड्स जो है, जैसे कि 2 अवार्ड मिले हैं तो मैं 2 यहाँ पर दिखा दूंगा। तो ये पूरा करके आपको सिर्फ और सिर्फ कोई मैंने ई लर्निंग का मटेरियल डेवलप किया है तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। तो जैसे ही मैं करूँगा तो फाइनल स्कोर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैंने प्रिंट का ऑप्शन दिया है, सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मुझे ही मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट, और अगर आपको फिर से ये सब कुछ काउंट करना है तो रीसेट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो बहुत ही इजीली आप काउंट कर सकेंगे, लेकिन आपको असेसमेंट पीरियड के हिसाब से नहीं करना है, असेसमेंट एकेडमिक ईयर के हिसाब से ये पूरा स्कोर आपका निकल जाएगा। अगर आप आगे जाएं तो कैटेगरी 1 और 2 है। अभी इसमें कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है जिससे आप आवर्स गिन सके। तो यहाँ पर मैंने ये दिखाया कि स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी,
तो इसमें एनसीसी एनएसएस में आप कहीं पर गए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रिंसिपल से लेना पड़ेगा। और आपने कोई कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट लिया है तो इसमें क्या है कि इसमें आपको एंटर करने होंगे आवर्स। तो फॉर एग्जांपल 123 आवर्स मैंने एंटर किए तो ये मार्क्स ऑटोमेटिकली काउंट कर दिया 12.3, मतलब इसको डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। तो ये भी जो है वो मैंने बनाकर ही रखा है यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो ये डिवाइडेड बाय 10 एकेडमिक ईयर के हिसाब से आपको लमसम जो भी आपके आवर्स है वो आपको एंटर करने हैं। इसमें आप कोई भी फिगर डालेंगे लेकिन आपको 15 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो करीबन लोग ऐसा करते हैं कि 75% जितने मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। और आगे अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन टू कॉरपोरेट लाइफ, तो इसमें आप बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हैं या फिर कोई कमिटी में है कॉलेज की, जैसे कि IQSC है, नेक है, तो उसके जो आवर्स है वो आपको लमसम यहाँ पर डाल देने हैं। देखिए आवर्स को गिनने का कोई भी पैरामीटर्स अभी तक क्लियर नहीं है, तो आपको यहाँ पर लमसम ही आपको यहाँ पर डालने होंगे। तो जो भी आप आवर्स डाले वो आप थोड़ा सोच समझ कर डालें, और उसका सर्टिफिकेट जो है वो आप प्रिंसिपल से ले सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी एविडेंस है आपके पास। अगर आप कोई जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में है तो जर्नल के पब्लिशर से कहिए। तो आपको ये करना है। अगर हाँ आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेमेडियल क्लासेस, कैरियर काउंसलिंग, स्टडी विजिट, स्टूडेंट सेमिनार, कल्चरल, स्पोर्ट, एनसीसी, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो भी दिखाई गई है कि कौन कौन सी एक्टिविटी में आपको यहाँ पर स्कोर मिल सकता है। अगर कुछ नहीं है यहाँ पर तो वो आप 2010 के रेगुलेशन में से रिफ़र कर सकते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम आपको 45 में से स्कोर मिलता है। तो कैटेगरी 2 में आपको एविडेंस जो देने होते हैं वो कैटेगरी 3 में देने होते हैं। कैटेगरी 2 में आपको एविडेंस के नाम पर आप प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैटेगरी 1 में आपको डायरेक्ट टीचिंग है तो उसमें कितने आवर्स आपने लेक्चर्स लिए वो काफ़ी इजी होता है। अगर आप देखें तो हमारा जो NOC होता है, जो हमें वर्कलोड दिया जाता है, वो 16 घंटे का होता है। अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो असिस्टेंट प्रोफेसर को 16 घंटे का लेक्चर्स अलॉट किया जाता है। इसके हिसाब से आपको पर वीक 16 घंटे का लेक्चर होता है। हालांकि यहाँ पर यह भी लिखा है कि डायरेक्ट टीचिंग में आपका ट्यूटोरियल्स, प्रोजेक्ट सुपरविजन, फील्ड वर्क, ये सारा इंक्लूड हो जाता है। तो आपको 16 इंटू जो एकेडमिक ईयर में टोटल वीक्स आते हैं तो करीबन आप समझिए कि मैंने 25 वीक या 26 वीक काम किया है, मैं 25 रख रहा हूँ हॉलीडे और ये सब कुछ कट करके, तो 400 से लेकर 600 तक आपका आवर्स आ जाएगा। अगर किसी का कम आता है तो डोंट वरी, लेकिन आपका जो है वो आवर्स जो है वो 400 से, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 400 से लेकर 600 तक आ जाएगा। और उसको जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर स्कोर काउंट होकर आ गया। उसके बाद एग्ज़ाम की ड्यूटीज़, जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, आप ऑब्जर्वर हुए तो आपके ऑर्डर्स आए हुए होते हैं। और आपने अगर नहीं भी किया है यूनिवर्सिटी के तो इंटरनल में आपने काम किया होता है, उसका आपको आचार्य श्री से प्रमाण पत्र लेना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है। तो उसमें भी मैं लमसम यहाँ पर लिख दूँगा। देखिए इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। उसके बाद इनोवेटिव टीचिंग, मतलब आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ बनाया है या कोई मॉड्यूल बनाकर टेस्ट लिया है, गूगल फॉर्म में कुछ लिया है, कोई ग्रुप डिस्कशन करवाया है, कोई ऑनलाइन कोई ऐसा कुछ किया है जिससे स्टूडेंट्स का अपलिफ्टमेंट हो सके, तो ये भी आवर्स आपको एंटर करने हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको जो स्कोर मिलेगा यहाँ पर वो आपका कैटेगरी 1 का स्कोर होगा।
तो कैटेगरी 1, 2 और 3 जो है वो मैंने आपको समझाया है 2016 के हिसाब से। 2016 में अगर आप देखें तो रिसर्च पेपर जो थे और पब्लिकेशन जो था उसमें आपको क्वांटिटी ही एंटर करनी है यहाँ पर, और ऑटोमेटिकली स्कोर जो है वो काउंट होकर आ जाएगा। ये जो ऑरेंज इनपुट फील्ड है, यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स 2016 का रेगुलेशन आपको रिफर करना है, और उसमें जो आपको मिनिमम मार्क्स है वो एंटर करने पड़ेंगे कैटेगरी 3 के, क्योंकि ये जो है वो रूल के हिसाब से जैसे ही आप 20 डालोगे तो उसमें आपको 20% रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो आपके पेपर और लेक्चर का जो स्कोर आया था उसको रिस्ट्रिक्ट करके मिनिमम स्कोर के 20% कैपिंग करके मार्क्स काउंट हो गए। लेकिन आपको ये समझना नहीं है, आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर मिनिमम मार्क्स एंटर करने हैं। मैंने सब कुछ ऐसे ही बनाया है जिससे आपका काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम एपीआई कैलकुलेटर 2018 में देखेंगे। तो उसमें ये एपीआई जो है उसको रीनेम करके एकेडमिक रिसर्च स्कोर अपेंडिक्स 2 टेबल 2 कहा गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आप देखें तो इसमें भी जो 2016 और 13 में मैंने बताया वैसे ही जर्नल जो है उसकी पर ईयर एकेडमिक क्वांटिटी कितनी है, जैसे कि मैंने 2 पेपर प्रेजेंट किए हैं तो यहाँ पर 20 मार्क्स आ गए। 2018 में जो रेगुलेशन आया उसमें एक चीज़ बदल की दी गई है। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स भी चल जाएगी, लेकिन 2018 रेगुलेशन के बाद, क्योंकि 2017 में जो है वो यूजीसी ने पहला अप्रूव लिस्ट निकाला, जून 2017 में दूसरा, और मई 2018 में यूजीसी ने काफ़ी जर्नल्स रिमूव करके तीसरा लिस्ट निकाला, और 2019 जून में कैल लिस्ट निकाला। तो उसके बाद जर्नल्स जो है वो सिंपल जर्नल्स है या पीयर रिव्यूड है वो आपको चेक करना पड़ेगा। कैल लिस्टेड जर्नल्स अलग ही होती है, और काफ़ी यूनिवर्सिटी पीयर रिव्यूड जर्नल्स को कंसिडर नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैल लिस्टेड जर्नल्स को ही 2018 के रेगुलेशन के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से जो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स है उसको ही कंसीडर कर रही है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ क्वांटिटी ही लिखनी है। जैसे कि मैंने 2 बुक पब्लिश की है तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कैपिंग का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में कोई भी कैपिंग नहीं है। तो आपको जो है वो अपने मार्क्स जो है वो इनपुट पोर्शन में एंटर करेंगे तो आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। 2013 में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अलग थी। हालांकि 2013 का रेगुलेशन अभी किसी काम का नहीं रहा है, बहुत कम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। 2013 में अगर आप जर्नल्स की मार्क्स काउंट करते थे या पब्लिकेशंस के मार्क्स काउंट करते थे तो आपको मैंने यहाँ पर नीचे बताया है, यहाँ पर कैपिंग था। अभी कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे कि मेरा पार्ट ए में 24 मार्क्स आए तो उसका 30% कैपिंग, मतलब उसके 24 के 30% गिन लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कैपिंग इस टाइप से नहीं होता है। कैपिंग क्या होता है तो मैं बताता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पर मार्क्स काउंट किए, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कैपिंग के बारे में। 2013 में, हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, कैटेगरी 3 में मेरे 300 मार्क थे। तो कुछ बंदे ये करते हैं कि उसके 30% गिन गए, उसके 90 मार्क्स लिख देते हैं, तो ये गलत है। 200 के 25% कैपिंग गिनते हैं तो ये भी गलत है, उसके 50 मार्क्स नहीं होंगे। अगर ये सिचुएशन है 300 है तो
उसके बाद 200 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 100 है, तो टोटल जो है वो 650 होता है, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो। और मुझे क्या करना है, 650, ओके, उसके 20% निकालने हैं। और जैसे मैं 20% निकालूंगा, उसके 30% निकालूंगा 650 के, मुझे 195 मिलेंगे। ये जो है 195, ये 300 से बढ़कर नहीं है, तो आपको 195 ही मार्क्स उसके मिल जाएंगे। तो 300 के 30% के हिसाब से 90 नहीं ऐड करने हैं आपको, 195 ही आपके मार्क्स होंगे उसमें। वैसे ही 650 के 25% 162.5 होता है। तो ये मार्क्स जो है, ये मार्क्स ये इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मुझे, यहाँ पर ये जो है आंकड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं, 10,000 कर देते हैं, और यहाँ पर 600 मार्क्स होते हैं इसके 30% फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 600 नहीं लिखने हैं, आपको ये जो है 300, उसके हिसाब से ये 300 ही लिखने हैं। तो ये जो है कैपिंग, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है 2013 के रेगुलेशन में, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर दी है फॉर्मूला, तो आपको कुछ करना ही नहीं होगा। आप जैसे ही मार्क्स यहाँ पर एंटर करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने किए, यहाँ पर कर दिया है, तो जैसे ही मैं मार्क्स एंटर करता जाऊंगा यहाँ पर, तो कैपिंग के हिसाब से यहाँ पर जो मार्क्स है वो काउंट ऑटोमेटिकली होकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको काफ़ी इजीली ये जो है एपीआई कैलकुलेट कर सकेंगे। और बाद मैंने यहाँ पर मेरिट कैलकुलेटर भी रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। इसका एपीआई से कोई लेना देना नहीं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो मेरिट कैलकुलेट करते हैं, जो नए बंदे हैं जिनको इस सिस्टम में आना है, उनके लिए है। एपीआई जो है वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में काम में आता है और सीएस में भी काम में आता है, लेकिन ये जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मेरिट कैलकुलेटर जो होता है वो है जो यूजीसी ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया था। इसको यूज़ करने का बहुत ही ईजी है कि यहाँ पर आप अपने परसेंटेज लिख दीजिए, तो जैसे ही परसेंटेज लिखेंगे वो यूजीसी के हिसाब से मेरिट कैलकुलेट कर देगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। थैंक यू।